अशोक वानखेड़े जी, क्या आपको लगता है, आप तो झारखंड का दौरा भी हाल के दिनों में आपने किया है, आपने छत्तीसगढ़ का अक्सर आपने दौरा किया है, सीएनटी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को लेकर के सवाल उठता है तो प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ता है कि नहीं छेड़छाड़ किया जाएगा, आदिवासियों की जमीन आदिवासी ही खरीदेंगे। दलितों के पास जहां जमीनों के मामले में सबसे बदतर स्थिति समाज में है, वहां पर एक सामंतवादी मानसिकता वाले और पुरुषवादी और सामंतवादी दोनों मानसिकता का घाल मिलकर है जिस समाज में, उस समाज के बीच यदि आपको यह दिखाई दे रहा है कि दीवानी मामलों को एससी एक्ट के दायरे से बाहर करने वाला एक जजमेंट किसी खास मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, उस मामले का रिपरकशन आपको किस रूप में दिखाई देता है, खासकर सामाजिक संरचना के दायरे में और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी? नहीं, मैं अभी थोड़ा सा सॉरी माफी चाहता हूँ, मैं लेट ज्वाइन किया क्योंकि मैं अभी लगातार ट्रैवल ही कर रहा था, तो अभी ऑफिस पहुंचा हूँ, पहला काम किया, मैं लिंक पे आया, माफी चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन मैं लक्ष्मण जी को सुन रहा था और मुझे लगा कि सर्वोच्च न्यायालय का ये जो आज का निर्णय है, यदि मैं उसको देखूं तो मुझे लगता है तो फिर बाकी कोई भी कानून की इस देश में जरूरत नहीं है, ट्राइबल्स वालों के लिए भी जरूरत नहीं है, महिला उत्पीड़न की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सीआरपीसी ऑलरेडी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके तहत किसी महिला को मारपीट की जाती तो या उसकी प्रताड़ना की जाती है, दहेज मांगने के लिए मारा उसको, तो इसका मतलब उसके ऊपर हमला तो हुआ है, उसको लगी तो है, तो वो क्रिमिनल केस के अंडर जाएगा। कल सरकार कहेगी कि अरे इसको मारा है, इसके सर पे टाके आ गए, तो इस पे एक 307 हत्या का मुकदमा दायर कीजिए, इसमें वो दहेज वाला उत्पीड़न वाला क्यों करे, इसमें इसको अलग रखिए। सवाल वो नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय को ये देखना होगा कि जब दीवानी न्यायालय का एक मुकदमा आया और उसमें यदि दलितों का कानून या एट्रोसिटी का एक्ट लगा दिया गया तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से लगा दिया गया। यदि दलित कमजोर है और यदि उसकी जमीन जबरदस्ती हड़पना चाहता है, यदि दादागिरी से कोई जमीन हड़पना चाहता है तो फिर वो दीवानी मामला नहीं रहता, वो मामला उस दलितों के प्रोटेक्शन का भी रहता है, आपको उस एंगल से देखना होगा। न्यायालय को हर केस में डिटेल में जाना होगा। न्यायालय ये नहीं कह सकती कि आजकल महिलाओं का कानून जो है वो पुरुषों का शोषण करने के लिए यूज किया गया, तो फिर न्यायालय किस लिए है। न्यायालय को यही तो देखना है कि वाकई उत्पीड़न हुआ है कि आरोप लगाए हैं। हम न्यायालय क्यों जाते हैं? यदि सारे कानून ऐसे ही होंगे तो फिर न्यायालय जाने की जरूरत ही नहीं है। वो दीवानी जो कानून केस बोलते हैं, उस दीवानी केस में ऐसे कई केसेस है जो 80-80 साल से चल रहे हैं जी। 80 साल तक एक सामंती सोच का या जो गरीब दबा कुचला जिसकी जमीन विवाद में है, वो 10 एकड़ वाला आदमी कब तक कोर्ट में लड़ता रहेगा? 10 एकड़ आपने ज्यादा कर दिया। हाँ, वो कब तक 10 एकड़ तो आपने दलितों के मामले में 10 एकड़ वाला तो लैंडलॉर्ड होता है। मैंने यही कहा ना आपको, मैं लैंडलॉर्ड की भी बात करूं तो आज 10 एकड़ वाला भी लड़ सकता है क्या 80 साल तक सुप्रीम कोर्ट तक? नहीं, वो भी सरेंडर हो जाएगा। तो कोर्ट को यह भी देखना होगा कि आपको हर मामले में वो दीवानी है, लेकिन दीवानी किस मामले में है? ये दीवानी बनाया गया है कि इसको ये रंग दिया गया है, साहब ये तो जमीन का विवाद है, इसको तो दीवानी करिए। अरे जमीन का विवाद इसके साथ इसलिए है कि ये गरीब है, जमीन का विवाद इसलिए है कि आप अडानी अंबानी की जमीन पे हाथ डाल के देखिए आप संघ कार्यालय में जाके, बीजेपी के कार्यालय में जाके अतिक्रमण करके देखिए आप, आपकी औकात है? आज उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की जमीन पे आप करके देखिए, औकात है? अभी मैं गोरखपुर से आया, पता पड़ा कि किसी ने विश्वविद्यालय के लिए एक जमीन दान कर दी क्योंकि सीलिंग में आ रही थी जी, और आसपास के किसानों को जमीन दान करवाई गई। करिए आप जमीन दान करिए, करी दोगुनी, किसी ने कुछ पैसे कम पैसे लेके करी, किसी ने डर के मारे करी। तो जहां सत्ता है, जहां सामंती सोच है, जहां सामंती विचार है, वह गरीब निचले जाति के पिछड़ों का शोषण होना अनिवार्य है। ये समाज का ये एक रूल बना हुआ है और हमारी संविधान उन लोगों को संरक्षण देती है। अब जब संविधान में ये कानून है तो उस कानून को सही दृष्टि से देखने का काम न्यायालय का है। न्यायालय ये नहीं बोल सकता कि ये दीवानी मामला है, इसको ये जमीन का मामला है, दीवानी मामला है, लेकिन वो दलित की जमीन है साहब। पहले उसका उत्पीड़न किया गया, फिर जमीन पे कब्जा किया गया और बोला गया अंगूठा लेकर कि इसने जमीन बेच दी। ये आपको तय करना है, आप इसको दीवानी मामला करके आप इसको लंबित नहीं रख सकते।
ऐसे कोई भी मामले, कल किसी आदिवासी की जमीन नहीं ले सकते, आदिवासी की जमीन आदिवासी खरीद सकता है, कल ये भी दीवानी मामला हो सकता है। नहीं, इसमें एक फिर मैंने सवाल वही तो तो कहा, और किसी तो ऐसे एक कानूनों का फिर उपयोग क्या, ये कानून क्या ऑर्नामेंटल है समाज को दिखाने के लिए, या संविधान को डेकोरेट करने के लिए कि देखिए हम निचले पिछड़े जो रह गए हैं, जो पिछले समाज में है, जो निचले तबके के लोग हैं, उनको हम कितनी मदद करने के लिए ऐसे कानून, उनको उनका आत्मसम्मान बनाने के लिए उनका कानून के लिए कानून बनाया, उनको उनको एक समर्थन देने के, सामर्थ्य देने के लिए कानून बनाया, वो एट पार हो जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको बोलते हैं, वो देने के लिए हमने ये कानून बनाया। ये नहीं तो संविधान कहता मोदी है जी ना। नहीं थे। अशोक वानखेड़े जी, मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 14 में, उन्होंने कहा था कि एक दिन में एक जो है बेकार कानून खत्म करेंगे, नहीं एक दिन के बिल्कुल, हिसाब से। मैंने क्या कहा, वो बेकार कानून खत्म कर रहे, लेकिन उनकी अभी भी हिम्मत नहीं हुई ये कानून खत्म करने की। लेकिन ये ऐसा ही चलता रहा तो सर्वोच्च न्यायालय ही इस कानून को खत्म करेगा। अब किसी उत्पीड़न, किसी दलित को मारा गया तो बोलेगा क्या दलित एक्ट क्यों लगाते हो, सीआरपीसी में इसको अटेम्प्ट टू मर्डर 307 का केस रजिस्टर करो इसमें। अब वो जख्मी हो गया, मरणासन्न स्थिति में पड़ा है तो दलित हो गया, और दलित है तो अलग एक्ट लगेगा, नहीं जी उसको तो आप उसमें करो। तो फिर ये एक्ट है क्यों? हमारे देश में इतने कानून है कि हमें और कानूनों की जरूरत नहीं है। अशोक वानखेड़े जी, चूंकि आप एक ऐसे इलाके से ताल्लुक रखते हैं, आते हैं एक ऐसे इलाके से जहां समाज सुधार आंदोलन बड़ी संख्या में हुए, दक्षिण भारत का दलित मूवमेंट यदि कहे तो एक प्रतिक्रियावादी दिखा कुछ लोगों की नजर में, पश्चिमी भारत में देखें तो ज्योतिबा फूले से लेकर के जो तमाम आंदोलन हुए वो सोशल अपलिफ्टमेंट की दिशा में काफी हद तक बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन इस देश का अधिकांश दलित तबका जो दक्षिणी और पश्चिमी भारत के इलाके से दूर है, बहुत बड़ी आबादी है, वो आज भी उसी तरह की प्राइमेटिव प्रैक्टिस के साथ जीने को मजबूर है, या उसी सोशल नॉर्म्स के साथ चलने को मजबूर है जिस पर उसे सदियों से मजबूर किया जाता रहा है। क्या उस तबके के बीच दीवानी और फौजदारी का मतलब समझा पाना जहां मुश्किल हो, वहां आपको लगता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, मौजूदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस प्रकार की व्यवस्था है, इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देती है जहां उनके हितों का प्रोटेक्शन बहुत आसानी से हो सके? मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि मैं उस प्रदेश से आता हूँ, महाराष्ट्र से, और ये यदि आपको महाराष्ट्र में जो बदलाव है, सामाजिक बदलाव, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से है। छत्रपति शिवाजी महाराज का पत्र है अपने बेटे संभाजी को, आर्काइव्स में है वो अपने बेटे को लिखते हैं कि जो महाराष्ट्र हमने बनाया है, जो मराठी राज्य हमने बनाया है, और यदि हिंदवी स्वराज्य कहते उसको, हिंदू स्वराज्य नहीं कहते, हिंदवी स्वराज्य जी, और वो आगे ये कहते हैं कि यदि इसको बनाए रखना है या इसको बढ़ाना है तो दो बातों का ध्यान रखना, मराठों और ब्राह्मणों से सावधान रहना। मराठे जागीर मांगते हैं और ब्राह्मण वतन मांगते हैं। जागीर और वतन छत्रपति शिवाजी महाराज ने खत्म कर दी थी। उन्होंने आर्मी को, जो पहले जमाने में था कि आप जाओ लूटो, जो लूट का हिस्सा है वो आपका हिस्सा आप ले लो, राजा का हिस्सा राजा को दो, उन्हें वो भी प्रथा बंद कर दी थी। शायद इतिहास में, भारत के इतिहास में पहला शासक हुआ जिसने आर्मी को सैलरी दी थी, और वो हमेशा कहते थे 12 पगड़ी जाति, 12 पगड़ी जाति में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ये तमाम लोग आते हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के कंधे से कंधा लग के लड़े हैं। मतलब आप ऐसे, आपको महार, मांग, ये जो कम्युनिटी है ये शेड्यूल कास्ट में आती है हमारे, चमड़ा काम करने वाला, पत्थर फोड़ने वाला, गडरिया जो कहते हैं आप, वडार, ये लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कंधे से कंधा मिला के तलवारें चलाई है। ये वही लोग हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को ताकत दी। तो हमारे यहां तो तब से, छत्रपति शिवाजी के समय से जाति प्रथा और इसको उन्होंने अलग अलग करके रखा है जी। लेकिन जितना आप दक्षिण से उत्तर तक चलेंगे आपको उत्पीड़न दलितों का, पिछड़ों का ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देगा, क्योंकि आज भले ही हमारे यहाँ सामंतवादी सिस्टम खत्म हो गई है, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि उत्तर भारत में सामंती प्रथा, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब ले लो, चाहे उत्तर प्रदेश ले लो, चाहे बिहार ले लो, चाहे आसाम ले लो, चाहे उत्तर ओडिशा ले लो, चाहे बंगाल ले लो,
आज भी अपर कास्ट का एक अपर हैंड है, और समाज में जो है इसको वास्तविकता में आज भी एक्सेप्ट करने की जरूरत है। महाराष्ट्र में आज दलित घोड़े पे बैठ सकता है, उसको पुलिस प्रोटेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी दलित ने पुलिस प्रोटेक्शन में घोड़ी पे अपनी बारात निकाली, ऐसा आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, ये कहीं से खबरें नहीं आई होगी। लेकिन क्यों खबरें गुजरात से आती है, क्यों राजस्थान से आती है, क्यों उत्तर प्रदेश से आती है? यदि 75 साल देश को हो गए और यदि घोड़ी पे बैठने के लिए जो उसका एक अधिकार है, उसके लिए यदि उसको पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ता है, किससे? समाज के उन लोगों से जो उसको घोड़ी पे बैठना नहीं देते, क्योंकि वो अपना अधिकार समझते हैं। तो क्या हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जजेस को यह दिखाई नहीं देता कि उत्पीड़न आज भी चल रहा है? और यदि उत्पीड़न है तो फिर कोई भी केस हो, सीआरपीसी का केस हो, चाहे वो दीवानी मामला हो या कोई भी मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, उसमें आपको इस एंगल से जरूर देखना होगा। यदि पीड़ित ये कहता है कि मैं दलित होने की वजह से मेरा उत्पीड़न हो रहा है, तो उसमें उस एंगल को, उस सोच को जगह देनी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ऐसा है, ये पैसे खाने का मामला भ्रष्टाचार का तुम्हारे खिलाफ है इसलिए तुम दलित हो, तो इसका कोई मायना नहीं रखता, बिल्कुल नहीं रखता। दलित हो इसलिए भ्रष्टाचार में उसको इम्यूनिटी नहीं मिलती, लेकिन एक दलित और एक दलित ऑफिसर, एक दलित आदमी काम करता है पुलिस स्टेशन में, एक दलित दरोगा है दलित, और सारे सवर्ण उसको घेर के यदि उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचते हैं, तो उसका भ्रष्टाचार का मामला भी उस एंगल से देखने में कोई बुराई नहीं। कम से कम सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के सामने साक्ष्य है। न्यायाधीश इस बात के लिए न्यायाधीश है कि वो दूध का दूध, पानी का पानी करने में सक्षम है। आपके, मेरे, रविकांत जी के या लक्ष्मण जी के पास कोई नहीं आया है केस लेके कि आप बताइए क्या करना है जी। हम न्यायाधीश नहीं है। अब न्यायाधीश यदि कल कहे कि इसको दीवानी मामला ही रखा जाए, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं है। तो फिर बाकी कानून कौन से, इस देश में ऐसे कौन से कानून है जिसके तहत चीजें रिकॉर्ड नहीं होती, कवर नहीं होती? फिर महिला उत्पीड़न असो, दलित असो हो, या फिर आपका टेनेंसी एक्ट हो, या सारे सारे कानून के लिए ओरिजिनल जो सीआरपीसी में तो सबके प्रोविजन है जी। तो इसके मायने हैं तो आधा। देखिए 10 जगह दुरुपयोग होता है, इसलिए एक जगह भी उसका उपयोग हो रहा है तो आप ना टाल नहीं सकते। ये दायित्व संविधान का है कि इसका दुरुपयोग नहीं होने देना है। यदि इसका दुरुपयोग होता है तो इस पे कड़ाई पे पालन क्यों नहीं होता? जी, आपको याद होगा कि 498A जो आता था, जो दहेज उत्पीड़न से जुड़ा हुआ, शादीशुदा महिला की प्रताड़ना से जुड़ा हुआ कानून, उसमें पहले क्या होता था कि लड़की ने यदि कह दिया, ब्याहता ने यदि कह दिया कि उसके लड़के के भाई बहन बहनों ये सब उसे तंग करते हैं, वो पता चला अमेरिका में रहते हैं, उनको ही बुला के जेल में डालो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की कि नहीं, उनको तंग नहीं किया जाएगा। तो इस तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म तो यहाँ भी निकाला जा सकता है। सेफ्टी मैकेनिज्म यहाँ पे भी निकाला जा सकता है, लेकिन आप यहाँ दीवानी करके उसको उस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता जो संविधान ने उसको दिया है। जी, आप बिल्कुल नहीं वंचित कर सकते। आप देखिए, यदि वो दलित 100 एकड़ जमीन का मालिक हो, जरूरी नहीं कि दलित इस देश में उद्योगपति नहीं है, बड़ा उद्योगपति भी दलित हो सकता है, और जिसके ऊपर दावा कर रहा है वो बहुत ही गरीब आदमी हो, सवर्ण हो, ये सच्चाई तो सामने आती है जजेस के, तब आप उसको उस एंगल से न्याय दीजिए। ये जरूरी नहीं कि आपको इसको कोट करना है। मुझे कई बार ताजुब लगता है, थोड़ा मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूं। अभी हमारे एक न्यायाधीश रिटायर्ड हो गए और एक धर्म विशेष से आते हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या के फैसले में यदि मैं डिसेंट फैसला देता, यदि मैं अलग से अपना फैसला देता, तो मैं मेरे समाज में हीरो हो जाता। लेकिन मैंने सोचा बाकी जजों ने जो फैसला दिया वही लागू होना है, तो मैंने भी उसी में ऐसा उनके बातचीत का आशय मुझे लगा, और मुझे दुख हुआ कि न्यायपालिका में क्या न्यायाधीश भी मेजोरिटेरियन एक्ट के तहत काम कर रहे हैं? और मेजोरिटी जरूरी नहीं कि जो मेजोरिटी कहते वही सही हो। न्यायपालिका मेजोरिटी से नहीं जाती। न्यायपालिका लोकसभा नहीं है।
मुझे लगता है कि जिस संविधान पीठ के वो अध्यक्ष थे, वहां एक जज साहिबा ने कंटिन्यूअस 2 मुकदमों में अपना अलग से राय दी, तो शायद कहीं उनको हर्ट हुआ। लेकिन अलग से राय देने का अधिकार है। यदि एक न्यायाधीश को लगता है ये गलत हो गया, तो उनको उठ के बोल देना चाहिए ये गलत हो गया, मात्र बाकी 4 कहते ये सही हो गया, इसलिए आप उसको सही में सही नहीं कह सकते जी। वो अपने आप को अल्पसंख्यक होने की ढाल लगाते हुए ये कहते हैं कि मैं अल्पसंख्यक था हूं, तो शायद मेरे कम्युनिटी में मैं हीरो बन जाता। तो क्या फिर आपने न चाहते हुए भी मेजोरिटेरियन लोगों के साथ देके बहु जो माइनॉरिटी और जो मेजोरिटी के लोग हैं देश में, उसमें हीरो बनने का प्रयास किया? ये दूसरा सवाल मेरा एक सामान्य इंसान के तौर पे। यदि आपको लगता है कि मैं मुसलमानों में हीरो हो जाता है, तो क्या आपने हिंदुओं में हीरो होने के लिए ये कहा कि नहीं ठीक है? जी। आपको अधिकार है ये बोलने का। और इसीलिए 5 का बेंच, 6 का बेंच, 7 का बेंच क्यों होते हैं? इसलिए नहीं होते कि जो मेजोरिटी तय होगी तो बाकी लोगों को बोलने का अधिकार नहीं होगा। मुझे ताज्जुब लगा, यदि न्यायपालिका मेजोरिटेरियन तरफ पे जा रहा है, यदि 150 लोग मिलकर एक आदमी की हत्या करते हैं, तो आप इसको जायज ठहराओगे क्योंकि 150 लोगों ने तय किया। अब एक आदमी नहीं लड़ पाया उनसे, तो क्या करें? ऐसा नहीं हो सकता। अधिकार, अपना अपना पक्ष रखने का अधिकार हर एक को है। सर्वोच्च न्यायालय के एक बड़े न्यायाधीश यदि ये कहे कि मैं कह सकता था लेकिन मैंने देखा कि बाकी लोग नहीं कह रहे तो मैंने नहीं कहा, तो फिर आपने अपने ऊपर ही राइट टू एक्सप्रेशन को मरवा दिया। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। राइट तो टू ऐसा ही मैं इस मामले में भी देखता हूं। न्यायपालिका माए बाप है, उनके सामने है, दीवानी मामला भी है, वो एट्रोसिटी का मामला भी है। यदि उनको लगता है कि ये प्योर दीवानी मामला है तो दीवानी मामले की तरफ देखे, लेकिन ये कहने की जरूरत नहीं कि इसको एट्रोसिटी का एक्ट नहीं लगे। आपको लगता है दीवानी मामला है तो दीवानी की तरफ से आप डिसीजन दे दीजिए ना। जी। आपको किसने बंधक बनाया कि तुम उसको एट्रोसिटी पे करो? लेकिन ये निर्णय देके कि ये दीवानी मामला है, इसमें एट्रोसिटी नहीं लागू होगा, आपने एक फ्री, एक लंबा चौड़ा एक ग्रीन कॉरिडोर ओपन कर दिया बाकी लोगों के लिए। जी। अब किसी भी दलित की उत्पादन करके जमीन यदि आप खरीदोगे तो वो दीवानी मामला होगा। दीवानी मामला क्या होता है? मैं सवर्ण हूं, मराठा हूं, मैंने एक दलित की जमीन ले ली। हमारे यहाँ वानखड़े भी दलित में भी आते हैं, वानखड़े मराठे में भी आते हैं। मैं सर्वोच्च न्यायालय को तो और कंफ्यूज कर सकता हूँ। एक वानखड़े ने दूसरे वानखड़े की जमीन हड़प ली। अब वो बोलता कि साहब मैं दलित हूं, ये दलित, ये सवर्ण वानखड़े ने दलित वानखड़े पे उत्पीड़न किया। कोर्ट बोलते नहीं, जमीन का मामला है, इसको हम दीवानी नामाले में दोनों वानखड़े हैं। जी। तो फिर उस वानखड़े का जो दलित है उसका कितना बड़ा, फिर उसका क्या इस संविधान में क्यों विश्वास रखेगा? नहीं, आप तो दिल्ली में रहते हैं, आप जो सवर्ण वानखड़े हैं, आप तो दिल्ली में रहते हैं, तमाम वकीलों के साथ उठना बैठना है। वो बेचारा जो दलित वानखड़े होगा उसका क्या होगा? उसकी तो पूरी प्रॉपर्टी बिक जाएगी आपसे लड़ने में। मैं तो कहता हूं कि सारे वानखड़े दिल्ली में नहीं होते, हमारे गांव में भी वानखड़े हैं, सवर्ण वानखड़े, लेकिन उनकी स्थिति बाकी लोगों से तो ज्यादा है ना। आप हमेशा देखिए, जिसके हाथ में सत्ता होती है, पावर होती है, वही आदमी जो जिसके पास शक्तिहीन है उसके ऊपर दादागिरी करता है। जी। जमीन के मामले में ज्यादातर कब्जा वो करते हैं जिसके पास सत्ता होती है। सत्ता माने पैसे की सत्ता, पैसे की ताकत, सत्ता की ताकत, अधिकारियों की ताकत, मेजोरिटेरियन की ताकत, बहुसंख्यक होने की ताकत। ये ताकत दिखा के ही तो वो किसी पे कब्जा करेगा। मामले, दीवानी मामले क्या होते हैं? कब्जे के होते हैं, बंटवारे के होते हैं। बड़े भाई ने ताकतवर है, बड़ा भाई एमएलए है, तो उसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर ली, छोटे भाई रह गए,